ऑफिशियल आदेश जारी, सचिव नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? 69,000 भर्ती, जनवरी में काउंसलिंग शुरू हो गई। किस तारीख से शुरू हो गई है ये पूरी डिटेल में बताएंगे। ऑफिशियल आदेश में क्या क्या आया है? 6813 को न्याय कब तक मिलेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गुड ऑनलाइन में। तो बात कर रहे हैं सचिव के आदेश के बारे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा प्रयागराज की तरफ से लेटर जारी हुआ है। सेवा में समस्त बीएसए और इसका जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 75/2022 उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद व अन्य बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/4/2022 के अनुपालन के संबंध में। जो तारीख आप लोग देख सकते हैं, जो 16/1/2023 में ये लेटर जारी हुआ है, मतलब कल हुआ है। और यहाँ पर महोदय संदर्भ ग्रहण करने का है। तो मैं बता दूं इसमें क्या क्या चीजें हैं कि विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। वो माननीय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील 75/2022 है। उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा व अन्य रोहित शुक्ला की जो याचिका थी उसमें के 12/4/22 के जो अनुपालन ऑर्डर आया था उसके अनुपालन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त के क्रम में आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर एनओसी प्राप्त अभ्यर्थियों को कार्य मुक्त के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित जनपद में उपस्थिति के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर नियुक्ति की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर एनओसी वाले मैटर में जारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/11/2020 के अनुपालन के शासनादेश संख्या इतना 31/277 व शासनादेश संख्या इतनी है ETC है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय चरण के अनुपालन में 36,590 अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई NIC द्वारा प्राप्त कराई गई। चयन आवंटित सूची के आधार पर जनपदवार श्रेणी बार रिक्त पदों पर जनपदीय चयन समिति द्वारा की गई थी। शासनादेश संख्या 17/5/2021 द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति के आदेश के अनुपालन में जनपदीय चयन समिति द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो ये विशेष है यहाँ पर। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो नियम है वो क्या, वो कौन से नियम आए और काउंसलिंग कब होगी। तो मैं बात बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली सेवा नियमावली 1981 में गठित जनपदीय समिति द्वारा निम्नवत कार्रवाई की जानी है। तो जो पहला पॉइंट है वो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1981 द्वारा गठित जनपदीय समिति जनपद स्तर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 19/1/2023 और 20/1/2023 मतलब 19 और 20 में काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, काउंसलिंग आप लोगों की जाएगी। तो ये 19-20 में काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि चयनित जनपदीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक व अन्य सुसंगत अभिलेख आरक्षण विशेष आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आदि का परिषद द्वारा पूर्व में प्राप्त कराए गए एक्सेल सीट में मिलान करते हुए अभिलेखों का परीक्षण काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। पहले से डाटा है उसी आधार पर काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का मिलान उसके आधार पहचान पत्र से किया जाए, जिससे कि कोई फर्जी अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित न हो सके। मतलब कि यहाँ पर आधार कार्ड जो है बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षणिक अन्य मूल अभिलेखों की 2 सेट स्वयं प्रमाणित छाया प्रति 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये 2 सेट बनाने आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कहूँगा 4 सेट बना लो जिससे कि आपके पास एक बना रहेगा। बाद में भी काउंसलिंग के बाद में भी BRC पे जो फाइल जमा होती है तो उनमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। अगर ये 2 सेट बनाए 2 सेट जमा हो जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा सबमिट कर लिए जाएंगे, तो फिर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कहाँ से लाओगे, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो वो समस्या आपके सामने ना है, तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि 4 फोटो साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क आरक्षित OBC हेतु 500 रुपये, मतलब जनरल के और OBC के तो 500 रुपये है। जाति जनजाति हेतु में 200 रुपये का विशेष आरक्षण में दिव्यांग को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थी जिनकी श्रेणी वर्ग के अनुसार शुल्क देना होगा का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिवाद करें। मतलब कि आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना है।
तो ओबीसी जनरल वालों को 500 रुपये का, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है तो 200 रुपये का, और विकलांगों को ड्राफ्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैंकवार पृथक पृथक करके मतलब निम्नलिखित प्रारूप में सबमिट कराना है। तो मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थियों की नहीं हुआ है या जो 1356 में या 700 में, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें उनको भी आने वाले जो ऑर्डर आएगा उनमें कार्रवाई होगी, तो ये सारी चीजें उनको रखनी होगी। तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है जिससे कि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित विवरण हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एवं मूल बैंक ड्राफ्ट के उपलब्ध कराया जाना होगा। क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, वर्ग, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक ड्राफ्ट और निर्गमन बैंक का नाम और निर्गत होने की तिथि और धनराशि कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूरी सूचना देनी पड़ेगी। और 4 पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जो कोविड के नियमों का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कि पॉइंट नंबर 5 में वो है काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एवं पंजिका पर अंकित किया जाएगा। मतलब एक फॉर्मेट मिलेगा, उस पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखे जाएंगे। एक प्रति जमा हो जाए, मतलब बीएसओ ऑफिस में जमा हो जाएगी जहाँ भी काउंसलिंग होगी, और आपके मूल डॉक्यूमेंट को भी जमा कर लिया जाएगा। पंजिका के जिस क्रमांक पर अभ्यर्थियों का नाम अंकित होगा, उस क्रमांक को प्राप्त रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए नामित किया जाए तथा उसके सहयोग के लिए किसी लिपिक को नामित किया जाए। अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव के लिए संबंधित पटल सहायक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति का पूर्ण दायित्व होगा। मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट जमा हुए उनकी पूरी रूप से सुरक्षित की जाएगी, और लगभग तकरीबन 1 या 1.5 साल के सारे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो 1.5 या 2 साल के बीच में आप लोगों को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे भी बता दूं, मुझे डॉक्यूमेंट मिले थे लगभग 2 साल के बाद ही डॉक्यूमेंट मिल पाए थे, जबकि सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते जब तक कोई भी प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। इन इमरजेंसी है तो आप 1-2 महीने के लिए निकाल सकते हैं। छठा पॉइंट है विशेष के अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु आड़ पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 7 दिवस के अंदर प्राप्त कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जो 7 पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो है काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण आयु, प्राथमिक स्तरीय टेट, सीटेट परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षा मित्र को उनके कार्य अनुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंकों के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि यह परिषदीय विद्यालय में कार्यरत करने की अवधि का आंकड़न इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हुए तथा उनके द्वारा इस अवधि में शिक्षा मित्र रूप में, तो शिक्षा मित्रों के लिए 25 नंबर देने, उसका भी सत्यापन करना है कि इन्होंने वास्तव में शिक्षा मित्र के पद पर कार्य किया है कि नहीं किया है, टेट सीटेट पास है कि नहीं है, और ये पूरी योग्यता रखती है, क्योंकि यहाँ में फर्जीवाड़ा भी बहुत हो जाता है इस चक्कर में। दूसरी बताइए, अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख के अंकित विवरण या अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन उपरांत एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन एवं जनपद आवंटन की एक्सेल सूची में अंकित विवरण में विसंगति भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे प्रकरण सूचीबद्ध करते हुए पूर्ण विवरण विसंगति सहित हार्ड कॉपी एक्सेल शीट में अनिवार्य रूप से परिषदीय कार्यालय की ईमेल पर भेजना पड़ेगा। मतलब अगर किसी की में त्रुटि होती है, जैसे फॉर्म भरने में कोई त्रुटि रह गई है, नंबरों में किसी चीज में, तो उसका जो है वो बेसिक शिक्षा परिषद को भेजना पड़ेगा, उसका क्रमांक भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और विसंगति का उल्लेख क्या विसंगति है। पॉइंट नंबर 9 में कि ऐसे अभ्यर्थी जो समस्त अर्हता पूर्ण कर रहे हो सूचीबद्ध करते हुए उनके बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर सुरक्षित कर लिया जाए। मतलब जो अभ्यर्थी जो पूरी तरह से आहर है उनका बैंक खाते का विवरण भी, बैंक का जो पासबुक वगैरह है उसकी फोटोकॉपी ले लेंगे। अगर चयन जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी विशेष गर्भवती महिलाएं व अन्य चिकित्सीय कारण से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर परिषद को अवगत कराए। मतलब अगर कोई प्रेगनेंसी है किसी की या कोई विशेष गंभीर बीमारी है तो उसको भी परिषद को बेसिक शिक्षा को बताना पड़ेगा आपको।
और दूसरा जो है कि जनपदीय चयन समिति अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आर अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि समिति द्वारा क्रमांक रहेंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, आवंटित जनपद, आर्य और अनार्य। अनार्य होने के कारण मतलब कोई व्यक्ति अगर सेलेक्ट नहीं होता है या पूरी योग्यता नहीं रखता है तो उसको किस तरीके से क्यों बाहर किया गया है, ये भी उसका कारण बता के एक्सेल फाइल में भेजना पड़ेगा परिषद को। 12वां पॉइंट है जनपदीय चयन समिति के प्रमुख अभिलेखों के परीक्षण काउंसलिंग हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों से 100 रुपए के नोटरी शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसका प्रारूप प्राप्त कराया जाएगा। मतलब कि जनपद का जो प्रारूप है वो दिया जाएगा, उस आधार को बना के उस मैटर को लिखवा के 100 रुपए के नोटरी को यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब बीएससी के द्वारा यहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा एनओसी वाला। और जो एफिडेविट बनेगा वो तहसील से बनेगा, चाहे कहीं की तहसील हो, किसी भी जिले की, जिस जिले में आपका नियुक्ति हुई है उस जिले के नाम आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है। 14वां पॉइंट है नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय आवंटन निर्गत करने की तिथि पृथक से अवगत कराई जाएगी। मतलब जो नियुक्ति पत्र और विद्यालय की जो तिथि होगी वो उसके लिए अलग से एक आदेश आएगा, उस आदेश के बाद ही वो ज्वाइनिंग करेंगे। तो इसमें ज्वाइनिंग का भी नियुक्ति पत्र का भी क्लियर नहीं है। 15वां पॉइंट है कि नियुक्ति व आवंटित जनपद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट संख्या 13/156/2020 महेंद्रपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंधित याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा। मतलब कि जो नियुक्ति दी जा रही है ये भी जो अभी तक 13/156 का जो आदेश नहीं आया है, ये आदेश महेंद्रपाल बनाम अन्य उत्तर प्रदेश की जो याचिका है उसमें कोई अगर आदेश आता तो उसके अधीन रहेगा, तो उसके कट ऑफ को या कोई भी मैटर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पर 13/156 का जो विशेष बात कर दी है, तो कहीं ना कहीं 13/156 का ऑर्डर आने वाला है और उपयुक्त समय सारणी अनुसार परिषद द्वारा प्राप्त की जा रही अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जांच उपरांत निर्देश दिए गए हैं। तो ये बहुत सारे आदेश हैं। काउंसलिंग की बताइए लगभग 10 बजे से और 5 बजे तक काउंसलिंग होती है। जो भी अभ्यर्थी इसमें आ रहे हैं तो वो 19 से और 20 तारीख को 20 जनवरी को काउंसलिंग करा लें। अब जैसा कि मैं बता दूं नित्य शिक्षक भर्ती के बारे में भी जो विशेष बातें हो रही थी, 13/156 की बात करें तो ये अभी कोर्ट में मैटर जारी है और इसका ऑर्डर रिजर्व होगा हाई कोर्ट का, और उसी में 6800 की लिस्ट भी सेलेक्टेड है, मतलब उसी में शामिल है। अब इसका ऑर्डर कब आएगा, क्या इसका हो सकता है, तो जहां तक एक बात अभी निष्कर्ष निकल रहा है जो अभ्यर्थियों की मीटिंग वगैरह से, उसमें ये क्लियर है कि 6800 को नियुक्ति मिलेगी प्लस याची लाभ भी यहाँ पर मिल सकता है। अब ये सारी चीजें क्लियर तभी हो पाएंगी जब सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी होगी या हाईकोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। तो अब तक जो उम्मीद थी कि ये आंसर की मुद्दे को लेकर या एनओसी के मुद्दे को लेकर और जो 13/156 इसका ऑर्डर आने के बाद में सरकार एक तरफ से सभी को एक लिस्ट बना के काउंसलिंग करा देगी, बट ऐसा अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि एनओसी वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलना तय है। ये अलग मैटर हो गया है। उसके बाद में आंसर की मुद्दे का भी अगर ऑर्डर आ जाता जल्दी ही 13/156 का तो एक साथ होगा, अन्यथा की स्थिति में सभी की लिस्ट अलग अलग आएगी और अलग अलग ज्वाइनिंग होगी। और कोई विशेष अपडेट मिलेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।